गुजरात ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਪਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਗੁरुओं ਦੀ महान शहादत है। और सभी श्रद्धालु साथियों, आप सभी को गुरु पुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पवित्र दिन मुझे लखपत साहब से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। मैं इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे जनजावतों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के तूफान से, समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने, मुझे याद है कि जामनगर में 2 साल पहले जो 700 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेट द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेट द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में
गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता? गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। कोरोना काल के दरमियान गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो लोगों की सेवा की गई, इस मसले ते प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शलाघा की ते नाल ही उन्होंने कहा कि देश दे विच जो एकता बरकरार है, इस दे पिछे गुरु अर्जन देव जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पुछू जाती, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र प्रथम के संकल्प का उदाहरण है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी मानवता के प्रति अपने विचारों के लिए सदैव अड़िग रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराता है। जिस तरह देश ने उन्हें हिंद की चादर की पदवी दी, वो हमें सिख परंपरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ गारंटी? देखते हैं। पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी वकील भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। हमारी दिल्ली में सबसे पहले 2013 में सरकार बनी, 28 सीट आई थी हमारी। 49 दिन की सरकार चली, फिर दोबारा चुनाव हुए 1 साल बाद। दोबारा चुनाव में 70 में से 67 सीट आई। उस चुनाव में सबसे ज़्यादा मदद या सबसे बड़ा रोल वकीलों ने किया था दिल्ली के अंदर। वकीलों की वजह से हम वो चुनाव जीते थे। मैं बताता हूँ कैसे। 8 फरवरी को चुनाव था। 20 जनवरी के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करा कि किरण बेदी उनकी सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी जी से वकीलों की पुरानी दुश्मनी थी। किरण बेदी ने वकीलों पे एक बार बहुत बुरी तरह से डंडे बरसाए थे, तो वकील भूले नहीं थे। तो पूरे दिल्ली के वकील इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। सारे वकील इकट्ठे हो गए, पर दिल्ली के वकीलों ने अपने सारे क्लाइंट्स को फ़ोन करे, अपने अपने गली मोहल्ले में गए। वकील बोलते तो अच्छा ही हैं, जैसे कोर्ट में खड़े होकर इतना अच्छा बोलते हैं तो भाषण भी अच्छे देते हैं वकील सारे। तो उन्होंने शानदार तरीके से कैंपेन करा और 70 में से 67 सीट आम आदमी को दिला दी। तो ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसके साथ वकील खड़े हो जाएं, उस पार्टी का जीतना निश्चित होता है। किरण बेदी को हराया भी एक वकील नहीं था, और किरण बेदी को उसकी विधानसभा में उसके हलके में हराने वाला भी आम आदमी पार्टी का एक वकील ही था। जीतने के बाद हम भी वकीलों को भूले नहीं। हमने जो जो वादे किए थे, हमने सारे वादे एक एक करके सारे वादे उनके साथ पूरे किए। वकीलों के पास सीधे सीएम का फ़ोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है वो मेरे को एसएमएस कर देता है, वो मेरे को फ़ोन कर लेता है, उनकी एसोसिएशन वाले फ़ोन कर लेते हैं, बार काउंसिल वाले फ़ोन कर लेते हैं। सबसे बड़ा काम अभी हमने किया, 2 साल पहले दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है, और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था। 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया। और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से। बड़ा दुख की बात है। लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए, जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। 130 वकीलों को 13 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस के मिल गए। मुझे नहीं लगता पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य की सरकार ने अपने वकीलों के लिए काम किया है। फिर हमने उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। 1150 वकीलों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको मेडिकल इंश्योरेंस का पैसे से उनको फ़ायदा हुआ। उन्होंने उनको कुछ नहीं देना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस से सारा। 1150 वकीलों को लगभग 9 करोड़ रुपए मेडिकल इंश्योरेंस से उनको फ़ायदा हुआ। तो अभी ठंड साहब कह रहे थे जी सरकार आपकी बनेगी, आप भूल मत जाना। हम यहाँ पे 2-4 वादे करने नहीं आए। मैं भी आपसे ले लेता, हाँ जी आपकी क्या क्या डिमांड है। अच्छा, एक लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना देंगे। एक हाई कोर्ट की बेंच बनानी है, बना देंगे। आपकी इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। स्टाइपेंड देना है, दे दे। ये सब मैं कह सकता था, कह दिया।
आज मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो मर्जी समझ लिए, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। और आपके घर में कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हमारी है, हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने 3-4 प्रॉब्लम बताई हैं, ऐसा नहीं कि ये 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो सारे वकील बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और प्रॉब्लम आएंगी, जिंदगी है कि नहीं है? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना, हम हैं, सरकार आपकी है। तो आपके लिए लॉयर्स चेंबर भी बनवाएंगे। दिल्ली में भी बड़े शानदार लॉयर्स चेंबर बनवाए हैं अभी हमने। हम आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे और हाई कोर्ट के बेंच भी बनाएंगे। और भी आपके जो जो मसले हैं, सारे मसले हल करेंगे। आपके साथ मिल के सरकार चलाएंगे, आपके साथ मिल के काम करेंगे। मैं अभी इस मीटिंग के पहले भी ठंड साहब के साथ बैठा था। मैंने उनसे पूछा कितने वकील हैं पंजाब में? बोले जी 80-85 हज़ार वकील हैं। तो आज इस मंच के जरिए मैं उन 80-85 हज़ार वकीलों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे के सारे मतलब सारे के सारे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। यही एक पार्टी है जिसने दिल्ली को संवारा, यही एक पार्टी है जो पंजाब को भविष्य दे सकती है, यही एक पार्टी है जो देश को भी भविष्य दे सकती है। ईमानदार लोग हैं हम, ईमानदारी से काम करेंगे। सब लोग ज्वाइन कर लो। अगले महीना 1.5 महीना चुनाव का रह गया, महीना 1.5 महीना खूब मेहनत करनी है। उसके बाद आज मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूँ, आपके छोटे भाई के नाते आपके सारे मसले मैं हल करूँगा। मैं हल करूँगा, मान साहब बैठे हैं, एलओपी साहब बैठे हैं, कुंवर साहब बैठे हैं, हमारी सारी लीडरशिप आपके साथ मिलके काम करेगी। हमारे तो एलओपी साहब भी वकील हैं, कुंवर साहब भी वकील हैं, बहुत वकील हैं, जोरा सिंह साहब भी हमारे जज साहब हैं। अभी थोड़े दिन पहले जोरा सिंह साहब मेरे घर आए थे, बोले जी वकीलों के साथ मीटिंग करनी है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, हफ्ते भर के अंदर आज हमने यहाँ पे वकीलों के साथ मीटिंग कर ली। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਿਹਾ। आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब ते है। आए दिन दिल्ली तो कोई ना कोई लीडर पंजाब पहुंचता है तो उधर पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी लीडरशिप वालों चोण सरगर्मियां ने जड़ियां वो वधाइयां हुई ने। भगवंत मान ने दावा किया कि हुण सियासत बदल रही है, इसलिए लीडर वादे भी उही करन जो पूरे कर सकन। मुख्यमंत्री दिल्ली जिन्हों ने देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदलती, जिन्होंने बड़े बड़े हैलीकॉप्टर वाले हाथ जोड़ के डोर टू डोर कंपेन करन लाते, जिन्होंने ये दस्या लोगों नूं कि ये जिहड़े बड़े बड़े लीडर जिहड़े फिरदे ने, इन्हां नूं असल च आपां ही बनाउने आ, इन्हां तो हिसाब लिया करो, इन्हां तो सवाल पूछा करो। मैं केजरीवाल साहब का इत्थे आउण ते धन्नवाद करदा। साडे सारे ही जो एलओपी साहब बैठे ने और प्रधान साहब बैठे ने अमृतसर वाले, विपिन जी, कुंवर साहब और जस्टिस जोरा सिंह जी, जिस तरह सीएम साहब ने दस्या कि साड़ी पार्टी दे विच बहुत सारे वकील जिते भी हुए ने। सोमनाथ भारती जी वकील ने, एडवोकेट SK बग्गा जिन्हों ने किरण बेदी नूं हराया सी, वो भी अज फिर दोबारा MLA ने हो। सो साडे इस तो पहला जिहड़े पंजाब के पहले LOP फूलका साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बड़े। सो साडी पार्टी दे विच पत्रकार ने, कलाकार ने, खुद IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर दी नौकरी छड्ड के आए ने, और मास्टर ने, टीचर भी साडे जिहड़े ने, बेरोजगारां नूं भी असीं टिकटां दित्तियां। सो साडी पार्टी समाज दे हर वर्ग नूं लैके चलदी है। साडी पार्टी पुੱਤ भतीजिਆਂ ते चाचे तायां दी पार्टी नहीं। सो इस करके इसे करके तुहानूं असीं इह सद्दा दित्ता कि तुसीं भी काबिल हो। आम आदमी पार्टी ने लोकां दे दिलां दे विचों डर कढिया। पहलां लोग डरदे सी, राजनीति नूं गुंडागर्दी दा ते पैसे वालियां दा खेड मनदे सी।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। 4 ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ, 5 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ 4 ਕਰਕੇ 5 ਕੀਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, 5 ਕਰਕੇ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਂਭਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 15,000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 15 ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, 20 ਤੋਂ 25,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 15-20,000 ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੀਸ ਬਚ ਗਈ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2,000 ਜਾਂ 3,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ ਮੈਂ? ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂਜੀ।